गाजी मेरे बच्चे कहाँ थे तुम? हम कब से आपकी राह तक रहे थे। पीर गनी शाह के डेरे पर जब वो पहुंचा तो अपने बाबा के इतने सारे मुरीदों को अपनी जानिब मोहब्बत और अकीदत से देखते पाकर वो मुस्कुराया। तभी अंदर से आती एक नूरानी चेहरे को देख खुशी से जाकर उस हस्ती के वो सीने लगा। वो पीर गनी शाह थे जो उसके बाबा थे। अम्मा साईं के बाद वो और नाना साईं वो वाहिद हस्ती थे जिनसे वो अपनी बातें शेयर कर पाता, जो वो अपने दोस्त जैसे कज़न से भी नहीं करता था। बाबा साईं, हम शहरियार शाह और सालार शाह के साथ पेपर्स की तैयारी में इतने बिजी हो गए कि हमें ख्याल ही ना रहा कि हमें गांव गए इतने दिन हो गए हैं, और आपसे और नाना साईं से मिले भी बहुत दिन हो गए। इसीलिए आज पेपर्स देकर हम सीधा आपके पास आपसे मिलने गांव आ गए। वो अपने मजबूत कंधों के घेरे में उन्हें लेकर अंदर की जानिब बढ़ा और सामने एक शानदार रूम की तरफ गया। गाजी मेरे बच्चे, आप हमें इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हैं? पीर गनी शाह ने परेशानी से उसके फिट मजबूत जिस्म को देखते हुए कहा, जो वर्जिश और फिटनेस की वजह से उन्हें कुछ कमज़ोर दिख रहा था। बाबा साईं, हम कहाँ से कमज़ोर लग रहे हैं? ये देखें हमारे मसल्स और ये देखें हमारे सिक्स पैक्स। वो शरारत से एक आंख दबाता अपने मसल्स उठाकर आखिर में अपनी ब्लू शर्ट को उठाकर अपने सिक्स पैक उन्हें दिखाने लगा। तो पीर गनी शाह ने अपने संजीदा बेटे को मामूल से हटकर शरारत करते देख मुस्कुरा कर उसे प्यार से देखा और उस पर आयतल कुर्सी और बहुत सी दुआएं पढ़कर फूंकने लगे कि उनके बेटे को किसी की नज़र ना लगे और वो उनकी दुआ के हिसार में रहे। मेरे शरीर बेटे, जाओ जल्दी से हवेली, आपके नाना साईं आपकी राह तक रहे हैं। उन्होंने उसके मजबूत कंधे पर हाथ मारते हुए उसके नाना साईं के मुतालिक कहा, जो उसके शहर से आने का सुनकर सुबह से बेताबी से उसकी राह तक रहे थे। ठीक है बाबा साईं, हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। वो अपने नाना साईं का सुनकर खुद भी बेचैन होने लगा। फिर पीर गनी शाह के सीने लगकर उन्हें खुदा हाफिज कहता तेजी से उनके डेरे से बाहर निकला और सामने खड़ी अपनी स्याह स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़ा। गजलान शाह की गाड़ी हवेली की तरफ बढ़ रही थी कि तभी सामने के बाग में उसकी नज़र शहरयार बख्श शाह की शहर की खाला की मॉडर्न बेटी मीरब बेग पर पड़ी, जो गांव की एक पक्के उम्र के मर्द के साथ बाहों में बाहें डाले अंदर की तरफ जा रही थी। वो उनकी ज़ात की नहीं थी मगर उसके दोस्त की खालाजाद भी थी। उसकी मोमानी खदीजा के साथ रिश्ता होने की वजह से वो भी शाह हवेली की इज्जत थी। यही सोच गजलान शाह के दिमाग में आते ही स्टीयरिंग पर हाथ रख के उसके मर्दाना हाथ में घुस गई। ये क्या हो रहा है यहाँ? वो शदीद गुस्से से अपनी गाड़ी से निकलकर उस बाग की सिमत बढ़ा और वहां जाकर अंदर उन दोनों को गुस्से से ढूंढने लगा तो सामने एक बहुत बड़े से तनावर दरख्त के नीचे उन्हें एक दूसरे के साथ मगन देख वो सख्त और तुनकुल लहजे में गुर्राया। उसकी गुर्राहट सुनकर वो मर्द तो डर कर वहां से भाग गया। शहरयार बग की कज़न उसे सामने देख मबहूत रह गई, क्योंकि वो जब यहाँ पहली बार आई थी तो इतना मुकम्मल खूबसूरत मर्द देख उसे हासिल करने के लिए तड़पने लगी थी, और उसने गजलान शाह को हासिल करने के लिए अपनी तरफ माइल करने के लिए उसे बहुत बहकाया भी, लेकिन वो उन मर्दों में से नहीं था जो उसकी बेबाक अदाओं और नर्मो नाजुक जिस्म से बहक कर अपनी हर हद पार कर ले। वो गजलान शाह था, पत्थर दिल का मालिक, अपने बाप की तरबियत का मुंह बोलता सबूत, जो मीरब के बहकाने पर नहीं बहका बल्कि उस बेबाक लड़की को उसके लापरवाह अंदाज ने हासिल करने के लिए जनूनी बना दिया था। अब जब उसे मौका मिला उस पत्थर से सर टकराने का तो वो पीछे कैसे हटती और अपनी बल खाती कमर को लहरा कर उसकी जानिब आहिस्तगी से बढ़ने लगी। वही हो रहा था जो एक मर्द और औरत के बीच होता है। क्या तुम भी मेरी अदाओं से फिसल कर हार मान गए जो यहाँ मेरे पीछे चले आए? गजलान शाह, वो उसके करीब आकर गजलान शाह के मजबूत जिस्म पर नाज से हाथ फेरते बेबाकी से बोली, बकवास बंद करो अपनी, और ये हमारा गांव है, ये अपने शहर की रिवायात तुम वहीं भूल कर आओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना मैं कत्ल करने से भी नहीं घबराऊंगा तुम्हारा। उसने उसे शदीद गुस्से से पीछे धकेल कर वो शदीद नफरत से बोला। मीरब बेग, जो उसके धक्का देने पर नर्म घास पर गिरी थी, गजलान शाह के पीछे गांव के दो मर्दों को आते देख अचानक से अपनी कमीज को आस्तीनों के ऊपर से फाड़ती उठी और गजलान के दोनों हाथों को जबरदस्ती अपने बाजुओं पर करती बुरी तरह चीखने लगी, बचाओ बचाओ, ये दरिंदा हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहा है, प्लीज मुझे बर्बाद होने से बचा लो खुदा के लिए। वो उन मर्दों को अपनी जानिब मुतवज्जो करती गजलान शाह को कुछ भी सोचने का मौका दिए बगैर उसके हाथ अपने जिस्म पर रखकर इस तरह फेरने लगी कि दूर खड़े मर्दों को लगे कि गजलान शाह उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है।
तुम भी मुझ पर हाथ उठाओगे ना, उस साइको इंसान की तरह जो मेरे जिस्म से खेलकर मुझे एक इंसान से ज़्यादा एक बेजान शय समझता था। गुले रानिया उस वक्त उस शख्स की बीवी की हैसियत से उसके बेडरूम में उसके शानदार बड़े से बेड पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी उसे रूम में दाखिल होते देख वो गोया हुई, मैं उन निशानों पर मरहम रखूंगा और इस नाजुक वजूद को गुलाब की तरह मुअत्तर करूंगा। शहरियार बख्श शाह के कदम बेड पर बैठी सादगी हुस्न की मलका पर जम गई। वो मबहूत सा बेड के ऊपर आकर बैठा और हाथ बढ़ाकर उसके मेकअप से पाक चेहरे को अपने करीब लाता, गंभीर आवाज़ में कहता, उसके गुलाबी हाथों को छूकर उसके नाजुक वजूद को महकाने लगा। क्या किसी और मर्द के दिए जख्मों पर मरहम रखना इतना आसान है? वो सुर्ख चेहरा उससे दूर करते बोली, हाँ, अगर मुकाबिल औरत मनपसंद हो तो उन जख्मों पर मरहम रखना उस मर्द के लिए खुशकिस्मती होगी, क्योंकि ये खूबसूरत लम्हा किसी किसी को मिलता है। और अगर यही मनपसंद औरत खुशी ना दे तो? वो उन निशानों को छू रहा था जो उसके नाजुक वजूद में उस साइको इंसान के जुल्म का सबूत था, जो शहरियार बख्श शाह के दिल में आग लगा रही थी। जैसे जैसे वो उस निशानों को छू रहा था, वैसे वैसे जहांगीर ज़ेब के लिए उसकी नफ़रत और भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। तो मैं उसे अपनी चाहत से खुश रहना सिखा दूंगा, और जब वो खुशी फैलाना सीखेगी तो मुझे भी खुश कर देगी। अगर वो खुद खुश रहना चाहती ही नहीं तो तुम कैसे उसे खुश रहना सिखाओगे? गुल, क्या तुम खुश नहीं हो मुझसे शादी करके? नहीं। खुश? वो उसकी जानिब देखते तंजिया अंदाज में हंकारा भरते बोली, मुझे अब मर्द ज़ात पर यकीन ही नहीं रहा, तो मैं कैसे एक मर्द के साथ खुशी जैसे जज्बे को महसूस कर सकती हूँ? क्या तुम इस लम्हे मुझे एक खुशी दे सकते हो? वो उसके मजबूत वजूद को देखती तंजिया लहजे में बोली, बोलो, कैसी खुशी चाहिए गुले जाना तुम्हें? शहरयार बख्त ने उस सोगवार हसीन लड़की को देखते हुए कहा, मुझे तुम वो हक नहीं दोगे जो एक शोहर अपनी बीवी को देता है। तुम सारी ज़िंदगी अपने हकूक़ मुझसे नहीं मांगोगे। बोलो, क्या ये खुशी तुम मुझे दे सकते हो? वो इत्मीनान से उसके सर पर धमाका करती चमकती नज़रों से उसके स्याह पड़ते चेहरे को देखने लगी, जो इस बात पर शौक की हालत में रंग बदल रहा था। नहीं कर सकते तुम, ये मुझे पता है, मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि तुम सब मर्द एक जैसे हो। तुम लोग सिर्फ औरतों से इश्क उनके जिस्म से करते हो, रूह से नहीं। इसीलिए सब मर्दों से नफ़रत है मुझे, शदीद नफ़रत। वो उसके शौक नज़रों में नफ़रत से देखती शदीद गुस्से से बोली, नहीं गुले रानिया, मैं तुमसे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ, और ये तो मामूली सी ख्वाहिश। अगर तुम मुझे जान लेने और देने की ख्वाहिश भी करती ना, तो तब भी मैं हंसते हुए वो सब कर गुजरता। शौक से निकलकर उससे दूर होते, मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखते हुए ना सिर्फ अपनी बातों से बल्कि दूर जाने पर भी जाहिर करने लगा कि उसके आगे उसकी बात की क्या अहमियत है। गुले रानिया उसके दूर होने पर एक गहरी सांस खारिज करती अब पुरसकून हो गई थी। अलीशा, तुम भी चलो ना, बड़ा मज़ा आएगा। इतने दिनों बाद शहर जाने का हमें मौका मिला है, वो भी अकेले, क्योंकि दादा साईं ने इजाज़त दे दी है खुद ड्राइविंग करने के लिए। अब तुम इनकार करके मेरा मूड ख़राब क्यों कर रहे हो? आओ चलते हैं ना। वो अपनी न्यू मॉडल की गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठा अलीशा से कह रहा था, जो उसके साथ शहर जाने से मना कर रहा था, यार अगले माह हमारे सालाना पेपर्स हैं और तुम तैयारी करने की बजाय शॉपिंग और मज़े करने के लिए शहर जा रहे हो। हद है यार। क्या तुम ये फरमाइश नाना साईं से पेपर्स ख़त्म होने के बाद नहीं कर सकते थे? अब खुद ही जाओ, मैं नहीं आने वाला। अली शाह ने गाड़ी के दरवाजे के सामने झुकते दस्तगीर शाह की जानिब गुस्से से देखते हुए कहा, जबकि इतना अच्छा मौका मिल रहा था उसे उस इंसान को ख़त्म करने का जो उस हवेली में दूसरा नाना साईं का लाडला था। पहला गजलान शाह था और दूसरा दस्तगीर शाह, जिसको तकलीफ़ में अब्बास शाह नहीं देख सकते थे। यार ये क्या बात हुई? पेपर्स हो रहे हैं तो हमें इंजॉयमेंट छोड़कर किताबों के आगे सारा दिन गुजारना चाहिए। यार कुछ वक्त हमें अपनी सेहत को भी देना चाहिए। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम्हारी मर्जी, मैं तो चला। वो उसे कहते हुए स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करता गाड़ी हवेली से बाहर निकालने लगा, जबकि अलीशा आंखों में एक चमक लिए तेज़ी से उस न्यू मॉडल की स्याह गाड़ी को देखने लगा, जो कल ही दस्तगीर शाह के लिए अब्बास शाह ने मंगवाई थी, और आज उसे उन्होंने ड्राइविंग की इजाज़त दे दी थी, क्योंकि वो अब कॉलेज में जाने वाला था और कॉलेज तो शहर में था। इसीलिए उन्होंने दो गाड़ियां मंगवाई थी, एक दस्तगीर शाह और दूसरी अली शाह के लिए। अली शाह की गाड़ी का रंग सफ़ेद था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसे तो हर चीज़ दस्तगीर शाह की पसंद आती थी जो नाना साईं लेते थे, लेकिन
जबकि उसके लिए भी वही लेते थे। दोनों के लिए वो एक जैसी चीज़ लेते। लेकिन अली शाह के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि नाना साईं सिर्फ अपने छोटे पोते और बड़े नवासे को ज़्यादा चाहते हैं, इसीलिए उनके लिए वो हर चीज़ बाकियों से शानदार लेते हैं। अली शाह वहीं खड़ा अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइम देख रहा था। जब 2 बज गए तो वो तेज़ी से अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा और हवेली से आहिस्तगी से गाड़ी बाहर निकाल तेज़ी से हवेली से दूर हुआ। वो गांव में अपने दोस्त के पास पहुंचा जिसके पास बहुत सी गाड़ियां थी। वो उसे अपने गैराज में लेकर गया तो उसने वहां जाकर एक गाड़ी ली और उसका शुक्रिया अदा करता अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर तेज़ी से वहां से निकला। दोनों गांव की शहर वाली सड़क एक ही थी, जिसकी वजह से उसे दस्तगीर शाह को ढूंढने में वक्त ज़ाया ना करना पड़ा। वो उसकी स्याह गाड़ी को देखकर शैतानी मुस्कुराहट होंठों पर सजाते उस गाड़ी की रफ्तार तेज़ करने लगा जो उसके दोस्त की थी। ये सब प्लान इतनी जल्दी में बनाया था उसने, लेकिन वो इतना शातिर था कि कुछ भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए वो गाड़ी ये इस्तेमाल कर रहा था ताकि उस पर कोई शक ना कर सके। मगर ये कैसे हो सकता था कि चोर चोरी करे और सबूत ना छोड़े, वो भी एक गलती करके अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालने वाला था। दस्तगीर शाह गाड़ी एहतियात से ड्राइव कर रहा था कि तभी पीछे से एक गाड़ी ने आकर उसे ज़ोर से हिट किया तो स्टीयरिंग उसके हाथ से बेकाबू हुआ और गाड़ी उलटकर दूर जा गिरी। वो गाड़ी उस गाड़ी को हिट मारने के बाद कुछ देर पीछे खड़ी रही, फिर एक बार फिर से आगे बढ़कर उस गाड़ी को आगे ले जाते हुए ज़ोर से हिट करती उलट गया। अंदर दस्तगीर शाह, वो खून में लथपथ आंखें बंद किए सीट पर से गिरकर नीचे मुंह के बल गिरा हुआ था। उस वक्त बेहोशी के आलम में भी उसे पहले महरोसा शाह का ख्याल आया तो मुस्कुराने लगा। होंठों पर टपकता खून उसके मुस्कुराने की वजह से मुंह में चला गया, जिसकी वजह से होश खोने से पहले वो अपने हलक को तर होता महसूस करने लगा। इस एक्सीडेंट के बाद वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, जबकि अली मौके पर ही वहाँ से फरार हो गया था। अब लोग दस्तगीर शाह को गाड़ी से बाहर निकाल रहे थे। ये तो पीर साईं के मामूजाद भाई हैं। उनमें से एक शख्स गजलान शाह का मुरीद भी था जिसने दस्तगीर शाह को पहचानते हुए परेशानी से कहा, क्योंकि एक मर्तबा उसने दस्तगीर शाह को गजलान शाह के साथ देखा था। तब उसने दस्तगीर शाह के बारे में पूछा तो उसने उसका तारुफ अपने मामूजाद भाई के तौर पर करवाया था। वो सब आदमी इस बात पर जल्दी से दस्तगीर शाह को वहां से उठाकर एक गाड़ी में डालते अस्पताल की जानिब बढ़े, जबकि वो आदमी वहां से सीधा गजलान शाह की जानिब बढ़ा। डॉक्टर साहब, अब वो कैसा है? जब उसके मुरीद ने उसे आकर दस्तगीर शाह के बारे में बताया तो उसे सालार आकिब शाह का ख्याल शिद्दत से आया। वो घबरा कर सीधा हॉस्पिटल की जानिब भाग आया। दस्तगीर शाह को पास के ही हॉस्पिटल में लेकर आए थे वो लोग, जो गजलान शाह इतनी जल्दी में वहां पहुंच चुका था। अब डॉक्टर से उसके बारे में वो परेशानी से पूछ रहा था। पीर साईं, एक्सीडेंट बहुत सीरियस था, बस दुआ करें कि इन्हें कुछ हो ना, वरना हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि वो बचेंगे या नहीं। डॉक्टर्स गजलान शाह से संजीदगी से कहते ऑपरेशन करते तेजी से अंदर की जानिब बढ़े, जबकि गजलान शाह हाथों को चेहरे पर रखकर उसके लिए दुआ मांगने लगा। और शायद उसकी दुआ सुन ली गई थी, क्योंकि उस ऑपरेशन के ठीक 1 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर निकले और उसे खतरे से बाहर होने का कहकर वहां से चले गए। कुछ ही देर गुजरी थी कि हॉस्पिटल में एक हलचल से मच गई। बहुत सारे गार्ड्स के साथ सैयद अब्बास शाह उन गार्ड्स के बीच में उसे वहां आते दिखाई दिए तो उनके सामना ना करने के ख्याल से वो तेज़ी से वहां से हटे, जबकि अब्बास शाह उसे देख चुके थे। उसके तेज़ी से वहां से चले जाने पर उनकी आंखें नम होती चली गईं। ऑफिसर्स, ये कैसे हुआ, कुछ पता चला? अब्बास शाह की रोबदार आवाज़ से पूछने पर ऑफिसर्स ने संजीदगी से उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि मामला बहुत संगीन है। वो अपने सभी गार्ड्स को वहां से हटाकर खुद डॉक्टर्स के रूम की जानिब बढ़े और उनके पूछने पर 2-3 बड़े ओहदों के ऑफिसर्स भी आगे बढ़े। क्या, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? वो भला मेरे पोते को क्यों जान से मारेगा? तुम लोगों ने ठीक से कार्रवाई की है या ऐसे ही सब उसे फंसा रहे हो? अब पता नहीं वो किसकी बात कर रहे थे, ये मालूम नहीं हो रहा था, लेकिन जिसके मुतालिक बात कर रहे थे वो उस वक्त उन ऑफिसर्स के काम को लेकर बहुत गुस्से में गए थे। भला वो उनके नवासे पर पोते के कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम कैसे लगा सकते थे? साईं, ये सच है, ये दस्तगीर साईं की गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे से हमें मिला है।
दिन होने की वजह से साफ नज़र आ रहा है कि वो गाड़ी चलाने वाला जिसने दस्तगीर शाही की गाड़ी को हिट किया था, उसमें आपका नवाज साहब बैठा साफ दिख रहा था। एक ऑफिसर ने अपना लैपटॉप पर वो वीडियो चलाते हुए अब्बास शाह से संजीदगी से कहा, जो बड़े ही गौर से लैपटॉप में चलती वीडियो में एक गाड़ी में बैठे अली शाह को दस्तगीर शाह की गाड़ी को अपनी गाड़ी से हिट करते नजर आते देखकर शदीद गुस्से से पागल होने लगे। साईं, अभी आप उसे भिनक भिना पड़ने दें, वरना वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। जब तक दस्तगीर शाह को होश नहीं आ जाता और हमें सच्चाई का पता नहीं चल जाता कि अली शाह ने ये क्यों किया, हम एक्शन नहीं लेंगे, खामोश रहकर उस पर नज़र रखेंगे। उसी ऑफिसर ने लैपटॉप बंद करते हुए उठते हुए उन्हें हाथ मिलाते कहा तो सैयद अब्बास शाह अपना सर हाँ में हिलाने लगे और बारी बारी उन तीनों ऑफिसर से हाथ मिलाकर उन्हें रुखसत कर दिया। मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े हादसे को आज गुजरे हुए पूरे 27 दिन हो चुके हैं और ये शख्स आज भी नहीं आया। आखिर कहाँ रह गया है, क्यों नहीं आ रहा? उसका कज़न भी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अब तो 1 माह भी पूरा होने वाला है, तो ये क्यों इतनी ज़्यादा गैर हाज़िरी कर रहा है? कहीं ये भाग तो नहीं रहा मुझसे? महरूसा शाह अचानक से दस्तगीर शाह और अली शाह की इतनी ज़्यादा गैर हाज़िरी पर सख्त परेशान रहने लगी थी। आज उसे पूरे 27 दिन हो गए थे स्कूल से गैर हाजिर हुए और इसलिए परेशान थी वो, क्योंकि अब वो उसके निकाह में नहीं रह सकती थी। वो पहले ही से किसी और की मांग थी। वो उसको क्या जवाब देती कि क्यों उसने उसको धोखा दिया था, जबकि जो हुआ वो सब अचानक हुआ। उस वक्त यही उसके लिए बेहतर था कि अगर वो अपने मंग को फिर से इस बारे में कह दे तो क्या वो उस पर यकीन करेगा। अब छुट्टी होते ही वो गैर दिमागी से क्लास के बच्चों को तेज़ी से बाहर भागते हुए देख रही थी। आज वो अपनी गैर दिमागी से क्लास भी सही से नहीं ले पाई थी, वरना उसकी मौजूदगी में किसी स्टूडेंट की हिम्मत नहीं होती थी कि एक चूं तक करने की। लेकिन आज उसे खामोश पाकर सारे सब्जेक्ट्स के दौरान बच्चे शोर कर रहे थे। महरूसा, क्या हुआ, घर नहीं जाना तुम्हें? तीसरी क्लास की उस्तानी साइमा मुश्ताक सुमरो ने उसकी क्लास में दाखिल होकर उसके कंधे को हिलाते कहा तो वो कंधा हिलाने पर चौंकी और अपने सामने खड़ी साइमा को देखने लगी। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? साइमा ने परेशानी से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। तो वो उसकी परेशानी पर महरूसा मुस्कुरा कर उसे देखने लगी। फिर अपना पर्स दरुस्त करती अपनी चादर पहनकर वो उसके साथ क्लास से बाहर निकल आई। महरूसा स्कूल से आकर फ्रेश होकर खाना खाकर जब अपने छोटे से कमरे में दाखिल हुई तो मुंह पर हाथ रखकर वो तेज़ी से वॉशरूम की जानिब बढ़ी और बेसन के आगे झुककर बुरी तरह कह करने लगी। उसकी हालत यकदम से पतली होने लगी। उसे लगा वो अभी गिर जाएगी। वो कुछ बेहतर हुई तो वॉशरूम से निढाल कदमों से बाहर निकली और अपनी बेड की जानिब बढ़ी। माथे पर पसीने फूट रहे थे और दिल खराब हो रहा था। सर बुखार की वजह से भी कभी भारी नहीं हुआ था जो उस वक्त हो रहा था। तभी एक बार फिर उसे जोर से कै आने लगी तो वो मुंह पर हाथ रख के तेजी से बेड से उठी और वॉशरूम में जाकर वॉश बेसन के सामने झुककर कै करने लगी। महरू, कहाँ हो मेरी बच्ची तुम? अपनी माँ की आवाज़ पर वो वॉश बेसन के पास से हटी और बाहर निकली। क्या हुआ अम्मा साईं, आपको कोई काम था हमसे? कमज़ोरी की वजह से उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी और पैरों में तो जान ना होने के बराबर। वो खुद को संभाल कर बेड पर जा गिरी तो उसकी माँ जो कहने आई थी उसकी हालत देख परेशानी से उसके पास आ बैठी और उसे उठाते हुए पूछने लगी। क्या हुआ महरू, मेरी बच्ची, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चल डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। अपनी माँ को परेशान देख वो अपना नाजुक हाथ उनके हाथ पर रखकर मुस्कुराई और उन्हें देखने लगी। 1 माह गुजर गया था। इस वाक़ये को वो रोज़ मामूल के मुताबिक आज भी स्कूल के गेट के अंदर दाखिल होते ही बेइख्तियार अपनी नज़रें दौड़ा रहा था और महरूसा शाह को ढूंढ रहा था, मगर उसे वो कहीं भी नज़र नहीं आई। तो वो बेचैनी से पहली और दूसरी क्लास की जानिब बढ़ा। कुछ देर वहीं खड़ा उसका इंतज़ार करता रहा, मगर वो शायद आज नहीं आई थी जो अभी तक अपनी क्लास लेने नहीं आई थी। वो वहीं क्लास के बाहर चक्कर काटने लगा। दस्तगीर शाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी उस्तानी तो क्लास में चली गई हैं। तीसरी क्लास की उस्तानी शाइमा मुश्ताक सुमरो ने उसे वहाँ परेशानी से चक्कर काटते देख कर कहा तो वो ठहर कर उन्हें देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। उस्तानी साइमा, वो उस्तानी महरूसा आज क्यों नहीं आई? क्या आपको उन्होंने कुछ कहा? वो ठीक तो है ना? वो उनकी जानिब तेजी से बढ़ते हुए महरूसा की बाबत पूछने लगा। महरूसा शाह की तो शादी हो रही है, क्या आपको पता नहीं चला? तकरीबन स्कूल में सबको पता। हैरत है दस्तगीर शाह, तुम कैसे इस बात से बेखबर रह सकते हो? महरूसा शाह की शादी का सुनकर वो शदीद गुस्से से बैग की स्ट्रिप पर गिरफ्त साफ करता पीछे मुड़ा और सुर्ख आंखें लिए अपनी क्लास की जानिब बढ़ा। अली शाह, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ,
पहले मेरा एक्सीडेंट, अब ये संजीदा बात छुपा कर महरोसा शाह की शादी हो रही है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमारी दुश्मनी क्या है? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे इस तरह से बदले ले रहे हो? महरोसा शाह की शादी की बात उसे सच में पता नहीं थी, वरना वो महरोसा शाह को ये गलती हरगिज ना करने देता। उसे अपने ठीक होने के बाद स्कूल में आने पर यह सरप्राइज़ मिलेगा, उसे नहीं पता था। और अली शाह ने उससे ये बात क्यों छुपाई थी, ये सोच सोच कर वो शदीद गुस्से से क्लास की जानिब बढ़ा और क्लास में दाखिल होकर उसने शदीद गुस्से से बैग आगे के टेबल पर फेंका और अली शाह की जानिब बढ़ा, जो पीछे अपने ही हम उम्र 21 साल के लड़कों के साथ बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था। वो आगे बढ़ा और उसे कॉलर से पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछने लगा, दस्तगीर आलम शाह, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं किया था और उस्तानी महरोसा शादी कर रही हैं। ये बात मैं तुम्हें कुछ गलत करने से रोकने के लिए नहीं बताना चाहता था। तुम अपने दोस्त जैसे भाई पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो? अली शाह ने झूठ मूठ के आंसू आंखों में लाकर उसे इमोशनल करना चाहा, लेकिन वो भी उसके झूठे आंसुओं में आने वाला नहीं था, क्योंकि असल मुजरिम का पुलिस ऑफिसर ने उसे बता दिया था कि वो अली शाह है। उसकी गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे से पुलिस ने यह बात पता कर ली थी। उस वक्त उसने वही वीडियो अली शाह के आगे करके ऑन कर दी जो उसे पुलिस ऑफिसर ने दी थी। अली शाह खुद को उस वीडियो में दस्तगीर शाह की गाड़ी को हिट करते हुए साफ देख सकता था। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था, वो पकड़ा जा चुका था। तभी वो कमीनगी से मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। पहले मुझे इस वीडियो पर शक हो रहा था कि शायद किसी ने एडिट करके मुझे तुमसे बदजन करने के लिए बनाया हो, लेकिन अली शाह, तुम्हारी ये मुस्कुराहट कह रही है कि ये वीडियो सच है। तुम ही ने मेरी जान लेने की कोशिश की, मुझे बर्बाद करना चाहते हो, तुम मारना चाहते हो। कैसे इंसान हो तुम? अपने ही कज़न को मरते हुए कैसे देखना चाहते हो? अली शाह, तुम दोस्त के नाम पर एक आस्तीन का सांप हो जिसे मैंने इतने सालों पाला। उसे शदीद गुस्से से मुक्का मारता वो गुर्राया और उसे पीछे धकेल कर तेजी से बाहर निकला, जबकि अली शाह कमीनगी से वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। उसने जो चाहा था वो और था। महरूसा शाह किसी और की हो रही थी। जैसे मीरब बेग को शाह हवेली के बड़े नवासे ने मारा था, वो इसी तरह उस हवेली के छोटे पोते और बड़े नवासे की इज्जत को ख़त्म करना चाहता था। दस्तगीर शाह की इज्जत को तो वो किसी और के नाम करने में कामयाब हो गया था। अब उसका एक ही मिशन था कि उस कातिल को जान से मार दे जो दूसरे गांव में अपने बाप की हवेली में था, और वो जल्द ही वहां जाकर उसे भी बर्बाद करना चाहता था।